दोस्तों नमस्कार। ना संसद बची, ना सड़क और ना ही संविधान, तो फिर सत्ता के पास बचा क्या? यह सवाल शायद मोदी सत्ता को सबसे ज्यादा मौजूदा वक्त में परेशान कर रहा है। और भारत के संसदीय राजनीतिक इतिहास के पन्नों को अगर आप पलटिएगा तो कई प्रधानमंत्री आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे जब विपक्ष से कोई नेता खड़ा हुआ और उसने चुनौती दी। और चुनौती देने के अंदाज में संसद के भीतर भी बहस हुई, चर्चा हुई, और उसके बाद पता चला कि सामने वाले में कितना दम था। सड़क पर भी लोगों के बीच जाकर संवाद बनाना, अपनी बातों को रखना और उसके बाद सरकार बनाते हुए काम करना, यह भी स्थिति इस देश ने कई प्रधानमंत्रियों के दौर को में देखी है। और शायद संविधान को लेकर, और वह भी संविधान के जरिए सुप्रीम कोर्ट के दायरे में खुद को परखने की स्थिति इससे पहले कई मौकों पर कई प्रधानमंत्रियों की आई। लेकिन आज तो जिक्र इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। संसद के भीतर बहुमत की ताकत है, लेकिन उस बहुमत की ताकत के बीच भी सीधे खड़े होकर मणिपुर पर कोई बयान जारी कर पाने की स्थिति में इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है। सड़क पर जो भी संवाद होता है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है और उसके बाद मीडिया यानी गोदी मीडिया अपने तौर पर बतलाता है और दिखाता है कितना शानदार भाषण दिया गया। लेकिन उस भाषण की कोई प्रतिक्रिया जनता के बीच क्या है, यह संवाद इस दौर में गायब है। और तीसरी परिस्थिति है जब संविधान को हाशिए पर ढकेल दिया गया तो क्या संविधान के पन्नों से भी मौजूदा सत्ता ने दूरियां बना ली है? और इसीलिए क्या संसद, क्या सड़क और क्या संविधान, तीनों परिस्थितियों को लेकर अलग अलग दौर में अलग अलग तरीके से कोई ना कोई प्लानिंग मोदी सरकार लगातार कर रही है। और इस वक्त उसके टारगेट पर कोई दूसरा शख्स नहीं, राहुल गांधी है। और अगर आपको याद आता हो तो आप नेहरू को याद कीजिएगा, तो आप सामने खड़े उस वक्त राम मनोहर लोहिया को याद कर लीजिएगा। अगर आप उस दौर से आगे निकलिएगा और याद कीजिएगा इंदिरा गांधी को, तो हो सकता है आपके जहन में एक नेताओं की पूरी कतार निकल कर आ जाए जिन्होंने जनता पार्टी बनाई थी और सरकार बनाई, या फिर सिर्फ जयप्रकाश नारायण ही याद आए, या फिर राजीव गांधी के काल में आपको हो सकता है वीपी सिंह नजर आने लगे। हर दौर में, हर परिस्थिति में कोई ना कोई सामने नेता खड़ा हुआ तो वो सत्ता के लिए खड़ा हुआ। लेकिन मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता के सामने राहुल गांधी जिस अंदाज में खड़े हुए हैं, वो अंदाज सत्ता को कितना घबराहट पैदा कर रहा है या सत्ता को कैसे डरा रहा है, यह इस बात से समझा जा सकता है कि राहुल गांधी को हर हाल में पार्लियामेंट के भीतर आने से रोकना है। और शायद यही वजह है कि पूर्णेश मोदी ने इस बात को समझा और जब सुप्रीम कोर्ट से 21 दिनों का वक्त मांगा, यह जानते समझते हुए कि यह तुरंत का केस नहीं है, यह तो निचली अदालत से चला हुआ केस है और हाई कोर्ट ने उस पर जो फैसला सुनाया वह 100 पन्नों का फैसला है जिसमें पूरी बात पूर्णेश मोदी की लिखी गई है। लेकिन बावजूद इसके कैविएट लगाकर बकायदा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर इस बात का जिक्र पूर्णेश मोदी ने यह कहकर किया कि आपको पहले मेरी बात सुननी होगी। सवाल दो तीन हो सकते हैं, क्या यह सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा था कि किसी तरीके से देरी होती चली जाए, या फिर 21 दिन इसलिए मांगे गए थे क्योंकि जिस दिन 21 दिनों का गुहार लगाई गई, 21 का मतलब था कि 11 अगस्त तक का वक्त चाहिए था पूर्णेश मोदी को, और 11 अगस्त का मतलब था कि मानसून सत्र तब खत्म हो जाता है। और मानसून सत्र के बाद जो इस देश के सामने सबसे बड़ा दिन है वह 15 अगस्त का है, जब लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री भाषण देंगे। तो प्रधानमंत्री कोई रुकावट नहीं चाहते हैं 15 अगस्त से पहले। वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी हालत में पार्लियामेंट के भीतर राहुल गांधी नजर आए। तो बकायदा 21 दिनों का जो वक्त मांगा गया, वह अगर मैथमेटिक्स के लिहाज से देखिए तो बहुत साफ समझ जाएंगे कि क्यों इस मानसून सत्र में राहुल गांधी किसी भी हालत में पार्लियामेंट नहीं पहुंचे, इसकी व्यवस्था करने की कोशिश की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्त 10 दिन का दिया जो 4 अगस्त को पूरा हो रहा है और 4 अगस्त को दोबारा सुनवाई होनी है। लेकिन इसके समानांतर एक दूसरा सवाल यहीं से खड़ा होता है, वह कौन सी प्लानिंग है और कौन सा डर है
जो राहुल गांधी को लेकर पार्लियामेंट के भीतर इस दौर में 300 से ज्यादा सांसदों को लिए हुए मोदी सत्ता घबरा रही है। दरअसल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के जो मुद्दे इस दौर में गूंज रहे हैं, उसने दुनिया के सामने 3 ही सवाल खड़े किए हैं। पहला सवाल भारत के भीतर डेमोक्रेसी का है। उस डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ भारत के माइनॉरिटीज का सवाल है। और तीसरा सवाल इस देश के भीतर में कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से रूल ऑफ लॉ सत्ता के लिए है या नहीं है, यह भी सवाल है। और ये अलग अलग मुद्दों के आश्रय ये सवाल उठ रहे हैं। और इनसे जुड़ा हुआ सबसे बड़ा यह सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस दौर में विपक्ष के नेता के तौर पर किसी को मान्यता है तो वो नाम राहुल गांधी है। और पार्लियामेंट के भीतर उनके द्वारा कहे गए शब्दों को अगर मिटाया गया, दबाया गया, हटाया गया तो राहुल गांधी के ही वो शब्द थे, लेकिन उस दायरे में कौन कौन से शब्द थे? वह लोकतंत्र से जुड़े हुए शब्द थे, वह स्कैम और घोटाले से जुड़े हुए शब्द थे, वह इस देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट आइकॉन अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के संबंधों को लेकर उठते हुए सवाल थे। इस दौर में जो हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई, जो पूरा शेयर मार्केट उसके बाद हिल गया और जो पूरा मैनिपुलेशन हो रहा था, वह उस स्कैम की तरफ इशारा कर रहा था जिसका डर और खौफ प्रधानमंत्री मोदी के भीतर भी आ चुका है। क्योंकि इसी के बाद यह पूरी प्रक्रिया हुई। हम उस इतिहास में आज जाना नहीं चाहते हैं। सिर्फ एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट में आने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या 11 अगस्त से पहले फैसला दे देगी? यह पहला सवाल किसी के जहन में आ सकता है। दूसरा सवाल, सरकार घबराती क्यों है? और तब तीसरा सवाल आएगा, सरकार की प्लानिंग क्या है? सरकार घबराती इसलिए है क्योंकि ध्यान दीजिए, इस देश के भीतर में मोदी काल में कोई नेता ऐसा बचा ही नहीं जिसको लेकर कोई मान्यता सार्वजनिक तौर पर सड़क पर भी हो और संसद में भी हो और संविधान के दायरे में उसका कद बड़ा हो। यहां तक कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की अपनी कैबिनेट में, उसकी कतार को भी छूना शुरू कीजिएगा तो उसमें आपको आधे से ज्यादा सदस्यों के नाम आपको पता ही नहीं होंगे। यहां तक कि कौन किस मंत्रालय को संभाल रहा है, हो सकता है आप यह भी ना जानते हो। और जो एक दो नेता जो इससे पहले बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनको राजनीतिक तौर पर इतना कुंद कर दिया गया या उनके बोलने को लेकर सार्वजनिक तौर पर इतनी बंदिशें इस दौर में लगाई गई कि उन्होंने सिर्फ जब भी अपने जुबान पर कोई शब्द आया तो वो प्रधानमंत्री मोदी का ही शब्द आया। वो नाम राजनाथ सिंह का हो सकता है, वो नाम नितिन गडकरी का हो सकता है, वो नाम इस दौर में आपको जो भी नेता के जरिए नाम लगता हो बीजेपी के भीतर, मोदी कैबिनेट के भीतर, आप उस नाम को याद करके सोचिए उस शख्स ने क्या कोई ऐसी बड़ी बात की जो प्रधानमंत्री मोदी के नाम के साथ जोड़कर कही गई हो या नहीं कही गई हो। नहीं कही गई हो ऐसा कोई आपको वक्तव्य समझ में नहीं आएगा। दूसरी तरफ जो विपक्ष की पूरी कतार है, राजनीतिक तौर पर सभी ने इस दौर में सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति साधी है और यह सच भी है। नेहरू काल से लेकर अभी तक में विपक्ष हमेशा पूरी राजनीति और पूरी लड़ाई उसने सत्ता के लिए की है। लेकिन पहली बार राहुल गांधी दरअसल उस गांधी मार्ग को पकड़ रहे हैं जहां पर उनके जहन में भारतीय राजनीति के बदलाव की दिशा में उठाने वाले कदम है, यानी प्रधानमंत्री पद नहीं चाहिए। हम उस दौर की राजनीति नहीं करेंगे जहां पर जोड़ तोड़ और हुनर की राजनीति हो। हम इस देश की परिस्थिति में जो देश के जो अपने ओरिजिनल थ्रेड्स थे, जो इसके अपने रूट्स हैं, उसको जिस रूप से विखंडित किया गया, तोड़ा गया, हम उसे जोड़ने का प्रयास करेंगे और इस देश के जुड़े हुए मुद्दे जो लोगों को परेशान कर रहे हैं उन मुद्दों को लेकर सवाल उठाएंगे। और शायद यही वो वजह है जहां पर आप राजनीति एक ऐसे मुकाम पर ले जाते हैं जिस राजनीति के दायरे में कभी कभी पार्लियामेंट भी छोटी लगने लगती हो, क्योंकि पार्लियामेंट के सदस्य ना होने के बावजूद भी राहुल गांधी ने मणिपुर की यात्रा के बाद जिस तरीके से वहां के हालातों को दुनिया को दिखाया और उसके बाद जो कुछ हुआ यह तो सब किसी ने देखा, लेकिन इस दौर में किसी नेता की आवाजाही मणिपुर को लेकर नहीं हुई, वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो।
और दूसरी बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसी दौर में राहुल गांधी, जब उनकी संसद सदस्यता नहीं थी, वो अमेरिका की यात्रा कर रहे थे। जब संसद सदस्यता थी तब वो ब्रिटेन की यात्रा कर रहे थे। लौटने पर उनकी संसद सदस्यता चली गई। यानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को प्रभावित करने वाले देश के भीतर और दुनिया भर के जो दबाव समूह होते हैं, जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, वो पहली बार भारत के भीतर एक ऐसी परिस्थिति को देख रहे हैं जिसमें एक नेता को गद्दी पर बने रहना है, दूसरे नेता को इस देश की परिस्थितियों को उठाना है और बताना है कि गद्दी पर बना हुआ नेता इस देश के तमाम थ्रेड्स के साथ जो जुड़ाव था लोगों के बीच, उससे वो कैसे खेल रहा था। सामान्य तौर पर ऐसी राजनीति होती नहीं है और कोई भी इसे सफल कभी मानता नहीं है। फिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी द्वारा पार्लियामेंट के भीतर बोले गए शब्दों को हटाने की जरूरत पड़ी? फिर ऐसा क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो मान्यता दुनिया के 7 देशों में आर्थिक तौर पर संबंधों के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने बकायदा अडानी को साथ ले जाकर समझौते कराए, उस पर पूरी दुनिया में सवालिया निशान लग गया, क्योंकि खुले तौर पर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के भीतर और पार्लियामेंट के बाहर इन सवालों को उठाया था। फिर ऐसा क्या हो गया कि भारत के लोकतांत्रिक स्थितियों के ऊपर इस देश के नागरिक, आप उसको माइनॉरिटी में बांट दीजिए और माइनॉरिटी के नजरिए से देखिए या जातीय परिस्थिति से देखिए, लेकिन सभी भारत के नागरिक हैं। उन नागरिकों के हकों का सवाल जो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है, उसको लेकर जब सड़कों से यह सवाल राहुल गांधी संसद सदस्यता खोने के बाद उठाने लगे, तो वह मुद्दे क्यों बनने लगे और उसको लेकर इस देश के भीतर बहस चर्चा क्यों शुरू हो गई, जबकि मीडिया आपका था। पूरे देश में कार्यपालिका और विधायिका को लेकर कैसे सरकार काम कर रही है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं था। और इस दौर में ऐसा भी नहीं है कि जांच एजेंसियों ने राहुल गांधी को नहीं घेरा। बकायदा 5 दिनों तक 50 घंटे ईडी ने पूछताछ की हेराल्ड को लेकर, और उस दौर में भी ईडी को लेकर सवाल राहुल गांधी लगातार उठा रहे थे। लेकिन दूसरे नेताओं को भी तो घेरा गया, लेकिन दूसरे नेताओं का असर इस देश के भीतर क्यों नहीं पड़ा? क्या इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि कुछ नेता उसमें से सत्ता संभाले हुए हैं? वो चाहे बंगाल का जिक्र कर लीजिए, चाहे महाराष्ट्र के भीतर का जिक्र कर लीजिए, या किसी भी राज्य का जिक्र कर लीजिए, या उनकी राजनीतिक परिस्थितियों का जिक्र कर लीजिए, तो पहली बार राहुल गांधी का डर मोदी सरकार को इसलिए हो चला है कि बीते 9 बरस से उन्होंने जो गवर्नेंस के तौर तरीके अपनाए, राहुल गांधी ने उस गवर्नेंस के तौर तरीकों पर ही उंगली उठा दी। ना सिर्फ उंगली उठा दी, बल्कि पार्लियामेंट में रहते हुए और पार्लियामेंट के सदस्यता जाने के बाद बाहर निकलकर जिन लोगों से मिले, जिनसे संवाद बनाया, देश भर में यात्रा की, ये सारी परिस्थितियों ने एक झटके में इस देश के भीतर एक ही सवाल सबसे बड़ा खड़ा कर दिया कि मौजूदा वक्त में जो सत्ता पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्या इनकी गवर्नेंस एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट में तो कहीं नहीं चल रही है? कहीं ये जिन निर्णयों को लेते हैं और जिन माध्यमों से काम करते हैं, वो कहीं पूरे तरीके से पॉलिटिकलाइज तो नहीं कर दिए गए हैं? डर और खौफ इस बात का है। इसका अगला स्थिति आती है कि क्या वाकई कोई प्लान है सरकार का? प्लान तो सबसे बड़ा यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए किसी भी हालत में 11 अगस्त तक रोकना है। लेकिन सवाल है कि सिर्फ यही मामला है? जी नहीं। दरअसल 1 अगस्त को इस देश को नए ईडी के डायरेक्टर मिल जाएंगे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की अभी तक जो नियुक्ति थी, जो संजय मिश्रा जिनका नाम था, उनकी नियुक्ति गैर कानूनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी। पहली बार भारत के इतिहास में किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन के पद पर बैठे हुए व्यक्ति की नियुक्ति को ही गैर कानूनी ठहराया गया होगा, इससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी राज्यपाल की सत्ता परिवर्तन की भूमिका में पूरे तरीके से असंवैधानिक करार दे दिया हो। यह भी मोदी के दौर में हुआ, जो महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ। तो क्या यह माना जाए कि संविधान के पन्नों में लिखे शब्दों को अगर सरकार दरकिनार कर रही है और अपने तरीके से जब वो राजनीति को साध रही है
और सत्ता में बने रहने के लिए जो भी तिकड़म कर रही है, उसके समानांतर राहुल गांधी ने एक नई राजनीति को लाकर रख दिया। एक ऐसी राजनीति जिसमें प्रधानमंत्री बनने की चाहत नहीं है, लेकिन मौजूदा सत्ता बर्दाश्त भी नहीं है, यह भी उसका सच है। यानी हम अपने तौर पर सत्ता की लड़ाई लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन आपको सत्ता में नहीं रहने देना है, यह लड़ाई खुले तौर पर है। तो क्या पहली बार भारत की राजनीति में राहुल गांधी ने अपनी राजनीति को जनता की मुश्किल हालातों के साथ जोड़ दिया है, जो घबराहट इस दौर में मोदी सरकार के भीतर छा चुकी है? क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर राहुल गांधी के आने का मतलब बहुत साफ है कि वो तमाम मुद्दे, एक दृष्टि से खाली यह सोचिए कि जो 31 बिल लेकर सरकार आई है कि इस मानसून सत्र में 31 बिल को रखना है, उसमें 3 बिलों का जिक्र तो खुले तौर पर किया जा सकता है, और वो 3 बिल मौजूदा राजनीतिक विपक्ष को कभी भी स्वीकार नहीं है जिस रूप में रख रही है। और इस देश के भीतर आम लोगों के भीतर भी ये सवाल है, ये क्या हो रहा है? और चुनी हुई सरकारों के भीतर भी जो मोदी सरकार के साथ नहीं है, वह भी लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनको एक राहुल गांधी चाहिए। और अगर वो पार्लियामेंट में आते हैं, एक क्षण के लिए आप ये समझिए, सभी को पता है कि राज्यसभा में मैनेज कर पाने की स्थिति में ये सरकार आ सकती है। जो ऐसे लोग जो विपक्ष के साथ नहीं है, जो नेता, उसमें आप बीजेडी का जिक्र कर सकते हैं, नवीन पटनायक का, उसमें आप वाईएसआर कांग्रेस का जिक्र कर सकते हैं, उसमें आप तेलंगाना का जिक्र कर सकते हैं, यानी केसीआर का जिक्र कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग, उसमें आप चंद्रबाबू नायडू का जिक्र कर सकते हैं। यह जिक्र दिल्ली ऑर्डिनेंस को लेकर है। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए कि दिल्ली ऑर्डिनेंस के जरिए जिन बातों का जिक्र संसद सदस्य के तौर पर कोई दूसरा नेता करेगा, और राहुल गांधी की मौजूदगी जब इस बात का एहसास दिलाएगी, अगर पुराने स्थिति को देखें तो बहुत साफ तौर पर राहुल गांधी कहते हैं कि यह संविधान, यह सरकार संविधान को ही नहीं मानती है, तो फिर ऐसे में हम आप किस कानून को लेकर कौन सी बहस करें? व्यक्ति कमोवेश सभी संसद सदस्य हैं और इनकी तादाद विपक्ष में भी अच्छी खासी है, लेकिन जनता की मान्यता जिस नेता के साथ जुड़ती चली जाती है, वह नेता जब उन बातों को कहता है तो वो जनता का दबाव सामाजिक तौर पर भारत की राजनीति पर असर दिखाने लगता है, और सरकार इससे घबरा रही है। और इसीलिए जो हमने जिक्र किया कि ईडी के डायरेक्टर जो 1 तारीख को नियुक्त होंगे, राहुल गांधी की हेराल्ड की फाइल दोबारा तैयार हो रही है। रोकना हर हाल में है, और रोकने की प्रक्रिया के भीतर सरकार जिस जिस कदम को उठाएगी, उस दायरे के भीतर एक बिलों की कतार भी है। हम जब आपसे बिल का जिक्र कर रहे हैं, पहले बिल का कर दें, फिर ईडी पर आ जाएंगे। दिल्ली ऑर्डिनेंस को लेकर बहुत साफ तौर पर है, समूचा विपक्ष विरोध कर रहा है। डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023, इसको लेकर असहमति की परिस्थितियां हैं। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल है, ये और खतरनाक है, क्योंकि इससे तो बहुत साफ तौर पर कहता है कि जो देश की सीमा है, उसके 100 किलोमीटर के अंदर जो रोड साइड की एक्टिविटीज़ है, वो पब्लिक रोड के इर्द गिर्द चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। हालांकि 31 सदस्यों की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसमें 6 ने विरोध किया, 2 कांग्रेस के, 2 टीएमसी के, 2 डीएमके के। ये तीनों उस इंडिया के हिस्से हैं जिसको विपक्ष ने अपने तौर पर खड़ा किया है। इसके अलावे जब आप देखेंगे तो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक बिल है 2023 का। इस देश के भीतर में बैंकों को लेकर जो नाजुक स्थिति प्राइवेटाइजेशन के जरिए, या फिर जो एनपीए के जरिए, या फिर बैंकों के जरिए जो कर्ज देकर और कर्ज लेने वालों को इस देश से रास्ता बाहर की दिशा में ले जाने का है, उसमें भी बेरोक टोक कुछ भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये बिल जब सीधे तौर पर तैयार हो रहा है, और इसमें एक माइंस एंड मिनरल अमेंडमेंट बिल भी है 2023 का, सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर राहुल गांधी पार्लियामेंट के भीतर आकर जिक्र अडानी का करते हैं, अगर वो अंदर में आकर जिक्र दिल्ली ऑर्डिनेंस का करते हैं, अगर वो अंदर आकर जिक्र मणिपुर का करते हैं, अगर वो इस देश की परिस्थिति में आकर माइनॉरिटीज पर हो रहे हमलों का जिक्र करते हैं, अगर इन सारे मुद्दों के इर्द गिर्द, अगर इस देश के भीतर में जो प्रधानमंत्री अभी तक जो 70 हजार करके 6-7-8 बार बांट चुके हैं नौकरियां, लेकिन इसके ठीक समानांतर कितनी हजार नौकरियां
चलती चली गई, वो चाहे इस देश के भीतर पीएसयू की नौकरी हो जो लाखों की तादाद में कम हो गई हो, यानी कोई भी मुद्दा जो सरकार उपलब्धियों के तौर पर बतलाती है उसके समानांतर लकीर इतनी मोटी और इतनी बड़ी है, अगर राहुल गांधी पार्लियामेंट के भीतर आकर बताते हैं तो मुश्किल सरकार की इसलिए हो जाएगी क्योंकि एक ऐसा चेहरा उभर रहा है जो अल्टरनेटिव देने की स्थिति में आ गया, विकल्प देने की स्थिति में आ गया, जो अपने तौर पर प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं है, लेकिन इस वैक्यूम और शून्यता के बीच अगर कोई चेहरा मुद्दों के आसरे खड़ा होते चला जा रहा है तो यह किसी भी राजनीतिक सत्ता के लिए जिसकी अपनी सरकार चल रही होती है सबसे मुश्किल वक्त होता है। मुश्किल वक्त इसलिए क्योंकि चुनाव के वक्त भी वह सिर्फ अपने चेहरे को लेकर जाता है, वो जिक्र भी करता है जैसे ही कि देखिए कौन खड़े हैं सामने, राहुल गांधी, और राहुल गांधी कह नहीं रहे हैं कि हम खड़े हैं। यह सरकार की एक नई मुश्किल आ गई सामने, एक चेहरा है जो अदृश्य है लेकिन मुद्दे अदृश्य नहीं है। तो राजनीतिक तौर पर अगर आप नेहरू से लेकर अभी तक किसी भी सरकार को चुनौती देते हुए विपक्ष को देखिएगा तो उसमें एक चेहरा उभर कर आता था और इस देश के मुद्दों से जोड़कर मौजूदा जो चेहरा है प्रधानमंत्री मोदी का, उस चेहरे को काउंटर करने की स्थिति में जनता के मुद्दे हैं तो एक झटके में जनता ही उस चेहरे में तब्दील हो रही है जो चेहरा नजर नहीं आ रहा है। और यह घबराहट पार्लियामेंट के भीतर ना आने देने को लेकर कि राहुल गांधी अगर आ जाएंगे तो मुश्किल हालात होंगे। दूसरी परिस्थिति है जो 2024 की दिशा में बढ़ते हुए कदम है, उसके समानांतर जो जो मुद्दे उठने वाले हैं, चाहे वो तेलंगाना में उठे चाहे राजस्थान में उठे, और जो उसकी शक्ल सूरत है वो इसलिए डरावनी और भयावह है क्योंकि मणिपुर की घटना के समानांतर राजस्थान और बंगाल की जिस चेहरे को लाकर सरकार ने रखा, सरकार के मंत्रियों ने रखा और कहा इस पर भी चर्चा करनी चाहिए, लेकिन वह किसके समानांतर रख रहे हैं। यह ठीक वैसी ही परिस्थिति है जैसे आज की तारीख में आरएसएस ये खड़े होकर कह दे कि दरअसल विभाजन जब हुआ था उस दौर में जितनी हत्याएं हुई, जितनी महिलाओं के साथ उस दौर में रेप हुआ, जो उस समय का शोषण था, वह सब कुछ हो रहा था, हम इसीलिए भारत की आजादी के आंदोलन में शरीक नहीं हुए थे, तो आप हमको सही मानिए और उस दौर के पूरे आंदोलन, संघर्ष, आजादी के संघर्ष को खारिज कर दीजिए और हमारे साथ आकर खड़े हो जाइए क्योंकि उस दौर में ऐसा हो रहा था। यह कुछ ऐसी ही परिस्थिति इस दौर में लाकर इस देश के सामने खड़ी की जा रही है। लेकिन सवाल फिर वही है, मणिपुर के भीतर जो हो रहा है वो अभी से नहीं, 80 दिनों से हो रहा है। सैकड़ों मौतें हुई हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोगों के घर छिन गए। जिन पीढ़ियों ने देखा ऐसी स्थिति कभी नहीं, वो पहली बार देखकर भौचक्के हैं। मणिपुर से निकले हुए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की आंखों में आंसू है। सवाल यह है कि जब आप इस देश की संसद में जाने से घबराने लगे, जब आप स्टेट स्पॉन्सर्ड रैली से हटकर एक सामान्य तरीके से लोगों के बीच जाने से घबराने लगे, जब आप इस देश के संविधान में लिखे शब्दों से कतराने और घबराने लगे, तो आपको हर उस बात से डर लगेगा जहां पर कहीं कुछ सच बोला जा रहा हो। और शायद इसीलिए संसद से डर है, सड़क से डर है, सुप्रीम कोर्ट से भी डर है। और ये तीनों परिस्थितियां डरा रही है कि शायद एक शख्स कहीं ऐसा तो खड़ा नहीं हो गया जो इस सच को जहां पर भी बताएगा वहीं से सरकार की मुश्किलें खड़ी होती चली जाती हैं। और शायद इसी संकट और इसी कटघरे में मौजूदा मोदी सरकार आकर खड़ी हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।